सलाम मैम। ओके। सो जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व हो गए थे। यस। दैट्स गुड। तो सॉल्यूशन आप में से कौन शो करेगा? बाकी जो सर्स नए नए आपने किए थे क्वेश्चंस। ओके ओके। सो अच्छा, जो हैकाथॉन है, ठीक है, तो आपकी लर्निंग कैसी जा रही है उसमें? लाइक इट्स गुड दैट यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग देयर। तो जो भी लर्निंग है इट विल नेवर बी वेस्टेड, राइट? सो इसमें कीप इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क विद द लाइकवाइज पीपल। और जैसे सर जफर भी हमेशा कहते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म उनके साथ बनता है डेफिनेटली यू विल गेट सम लिंक्डइन रिकमेंडेशंस, राइट? इट विल बी अ रिवॉर्ड। और इसके अलावा जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आपको इंटरनेशनल लोगों से मिलेंगे अगर कल को फॉर द जॉब्स और फॉर द पर्पस ऑफ लाइक कि आप स्टडी करना चाह रहे हैं अब्रॉड, तो एडमिशन पर्पस के लिए भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशन हो rather देन कि कोई लो प्रोफाइल पाकिस्तानी जो रिकमेंडेशन है उनसे कहीं गुना ज़्यादा फायदा उनका होगा आपको। सो आई होप कि वो आपका सही जा रहा होगा, राइट? इसके अलावा जो आज का फिर टास्क है उसे करते हैं, अगर आप रेडी नहीं है प्रेजेंट करने के लिए। आर यू प्रेजेंटिंग और नॉट? ओके। सो एक मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम भी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम किन डिस्ट्रीब्यूशंस पे, क्या सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होता है या फिर बाकियों पे भी होता है? और अगर बाकियों पे होता है तो किन किन पे होता है वो? तो उसको सर्च किया था सबने कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है। मैम अनूर, कैन यू टेल? मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस मैम, मैंने सर्च नहीं किया था, याद नहीं रहा। हम्म, चलिए अभी टाइम लें और सर्च करें इस हवाले से, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका पहले वाला कॉन्सेप्ट ठीक हो ताकि हम नेक्स्ट में मूव करें। तो इट्स इम्पोर्टेंट लाइक टेक आउट सम टाइम अभी, 1-2 मिनट्स लें और गूगल पे ज़रा सर्च करें इस हवाले से कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस पे किन पे अप्लाई होता है और किन कंडीशंस में अप्लाई होता है। ओके, चलिए सर हमजा, आप बताएं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम किन डिस्ट्रीब्यूशंस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो? नो मैम, हम बाकी पे भी कर सकते हैं। ओके, कैसे? ऑलराइट जी। ओके सर, इसमें मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि हाँ जी बाकी सब के लिए भी है, क्योंकि
बाकी ने सर्च किया था, नहीं किया था तो इनफैक्ट उन्होंने आई होप गूगल पे कर लिया होगा। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी मैम। ओके, सो जस्ट लाइक विजुअलाइज दिस, लाइक ये पेज काफ़ी अच्छा लगा था इसमें। ये है इन्होंने, अब देखें जैसे मैंने ये यहाँ पर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म लिया है। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में जैसे हमें ये शो हो रहा है कि हर एक लैदर लैदर बिन है, ठीक है ना। तो डिस्क्रीटली ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। डिस्क्रीट है यानी अलग अलग इनकी अलग अलग मुझे पिन शो हो रही हैं। ओके, सो इसमें डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में अगर मैं इसका भी सैम्पलिंग, इसके भी सैंपल्स लेके उसके सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी ना, ठीक है। अभी अभी फिलहाल के लिए जब सैंपल्स 10 हैं तो आप देखें कि उसके सैंपल की जो मैंने सैंपल मीन्स लेके उसकी जो सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की। लेकिन जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाती हूँ तो ये देखें एल शॉर्ट बढ़ता जा रहा है। मैंने बढ़ाए और बिल्कुल ये 10 से अब 10,000 पे आ गया, तो एक बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से बाकी जो अगर कंटिन्यूस यूनिफॉर्म की बात करूँ, अब कंटिन्यूस यूनिफॉर्म जैसे हमने देखा था कि कंटिन्यूस एक लाइन होगी इसमें, क्योंकि 0 पॉइंट में करके भी डाटा पॉइंट्स होंगे। तो उस केस में अगर मैं इनके सैंपल्स के मीन, मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ले रही हूँ उसमें सैंपल मीन्स ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस केस में अगर मैं सैंपल मीन बिल्कुल लाइक सैंपल्स 10 सैंपल्स का मीन देख रही हूँ तो इस तरह से है। और अगर मैं इसको बढ़ाती जा रही हूँ ना तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी शो करता जाएगा, यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक जितने आप नंबर मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाएंगे उनकी वो जो शेप है वो नॉर्मल में होती जाएगी। सो इन केस ऑफ नॉर्मल एज वेल कि हमें पता है कि इसकी बेल शेप कर्व होती है। लेकिन अगर मैं इसके सैंपल का मीन ड्रॉ कर रही हूँ लाइक इसमें कम है तो ये इस तरह से शो कर रहा है बिन्स। लेकिन जैसे जैसे मैं इसका इम्प्रूव करूंगी ये सब डिस्ट्रीब्यूशन पे इक्वली एप्लीकेबल है, बायनोमियल के केस में भी और जो पॉइसन है। इनफैक्ट मैं सभी स्टैटिक्स में से मीन के अलावा मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ले सकती हूँ। दे विल बी सेम एज राइट। ये पॉइसन हम आज पढ़ेंगे। हाँ जी, पॉइसन आज पढ़ना है। सही, इसके बारे में बताया और इसमें यहाँ पे एक लैम्डा वैल्यू दी हुई है साथ, तो हम इसको देखते हैं आज की क्या है। ओके, अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं उनकी क्लैरिटी है सबको? उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? जी मैम। हम्म। जी मैम, मैंने भी ये शुरू कर लिया था कोर्सेज, तो मैंने ऑलमोस्ट 60% कर लिया है। तो वो ये- प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ, ये अच्छा कोर्स है। इनफैक्ट फिर ये भी हो सकता है कि किसी दिन आप भी आके प्रेजेंट करें, अगर लाइक आपने वो किया होगा, पढ़ा होगा, तो आई कैन एक्चुअली गिव यू द लीड कि आप पढ़ाएं आके ताकि हम भी सीखें आपसे। सो इससे बाकियों की भी प्रैक्टिस होगी, सबकी भी, कि अगर बारी बारी आके प्रेजेंट करते हैं तो लाइक लेटर ऑन बोलना, लाइक प्रेजेंट करना हो, इसके लिए कॉन्फिडेंस एक साथ डेवलप होता है। सो इट विल आल्सो बी ए गुड प्रैक्टिस। और इसके अलावा चले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर। मैम, हम इसमें जो डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास पड़े? हाँ जी, वो डाउनलोड हो जाते हैं, वो वहीं पे हैं। लाइक मैंने ये डाउनलोड करके रखे हुए हैं पहले से ही, आमिर डील्स का, फूड कंजम्पशन का, वर्ल्ड हैप्पीनेस का, तो दे आर देयर। अब वहाँ पे जब आप कोर्स के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सेक्शन में जाते हैं ना तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। अम, मैं दिखाऊं, ये इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन पाइथन, तो यहाँ पे ये डाटा सेट्स हैं कोर्स रिसोर्सेज में, जो इसका कोर्स का मेन पेज है ना उसी पे। तो फूड कंजम्पशन, और ये जिस पे क्लिक करेंगे वही डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अ, ये गूगल की स्क्रीन शो हो रही है ना? Yes, ma'am. ओके ओके, दैट इज फाइन। ओके, चलें अब ये पॉइसन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि ये क्या है।
ओके, सो इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइम में हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो उसे हम पॉइसन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, जस्ट लाइक के जैसे रेस्टोरेंट्स में 1 घंटे के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब वो नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है, कभी ज़्यादा आ सकते हैं कम, लेकिन हम वो बता रहे हैं कि कोई भी एक इवेंट है वो एक सर्टेन टाइम पे अकर हो रहा है, ठीक है। यानी हम टाइम को ऑलमोस्ट फिक्स कर रहे हैं, यानी पर आवर, हर घंटे बाद या पर वीक। तो उस टाइम के अंदर जो इवेंट है वो कितने मर्जी टाइम पे हो सकता है, लाइक कितने उसके लाइक ये जितना मर्जी तादाद हो सकती है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एक शेल्टर में से इरोप्टेड हुए एक हफ्ते में, या नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया पर वीक। ये सारे यानी नंबर ऑफ इवेंट्स के साथ हमें बता दें कि एक सर्टेन टाइम पीरियड क्या। ओके, सो ड्यूरिंग दैट सर्टेन टाइम पीरियड जो इवेंट हो रहा है उसमें उसको हम कहने की पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से शो होगा, और इसमें टाइम का यूनिट क्योंकि कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट। अगर मैं पर वीक की बात कर रही हूँ तो उसमें वीक 1 ही होगा, ठीक है, वीक 1 काउंट होगा, और उसमें नंबर ऑफ लाइक इवेंट्स या वीक 2 होगा या वीक 3 होगा, ठीक है। लेकिन एनी हाउ वो यूनिट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वो इरेलीवेंट हो जाता है यूनिट, कि हम सेम सिचुएशन की बात कर रहे होंगे थ्रू आउट। अब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा हम ड्रॉ जो कर रहे होते हैं ना उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को शो करवा रहे होते हैं। सो बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी के कुछ जो इवेंट्स हैं वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में हो रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। तो हम इसमें जैसे हमने पहले भी देखा था कि हम ज़्यादा एक इक्वल वैल्यू भी ले सकते हैं कि एग्जैक्टली 12 लोग अराइव हो, या फिर 12 से कम या 12 से ज़्यादा। तो हम इस तरह से करके सबकी वैल्यूज़ को अलग अलग फार्मूला से चेक कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो अगर हमें जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एनिमल्स में एक 5 से ज़्यादा अडोप्ट हुए हैं, या 12 ही पीपल आए हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में, या फिर 20 अर्थक्वेक्स आए हैं, ठीक है, या लेस देन 20 आए हैं एक साल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये इवेंट एज इट इज ऐसे ही अकर हो। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, फाइंड आउट करवा सकते हैं इससे। अब जैसे मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने देखा था कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास लैम्डा का फंक्शन यूज होता है। अब लैम्डा क्या है, वो बता रहा है कि एवरेज नंबर है इवेंट्स का जो कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होना है, ठीक है। एवरेज नंबर की बात करेंगे, अब ये हम एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स से सिर्फ मीन लगता है कि मीन वैल्यू हमें बताई जा रही है, लेकिन इस मीन वैल्यू के साथ वो टाइम इंटरवल की भी बात कर रहा है कि कितना पीरियड है। वीक 1 है, वीक 2 है, यानी वीक की बात हो रही है, आर्डली बात हो रही है। तो जब टाइम के साथ वो एवरेज यानी मीन वैल्यू बता रहा है किसी इवेंट की, तो उसको फिर हम वो एवरेज या मीन से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम फिर लैम्डा का वर्ड यूज करेंगे कि वो लैम्डा है, ठीक है। तो हम ओके, सो ये एवरेज नंबर ऑफ अडॉप्शंस पर वीक जैसे इसने बताया हुआ है, ठीक है। अब इसको लेमडा वैल्यू 8 उसने बताई है कि एवरेज नंबर अगर एक फिक्स्ड हमारे पास टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, ठीक है, अडॉप्शंस का क्या नंबर है, वो 8 है। सो 8 जो है हमारे इस केस में लेमडा वैल्यू है। और राइट, और इसमें हम देखेंगे कि जब प्लॉट किया होता है तो लेमडा वैल्यू जो है वो बिल्कुल वहाँ पे उस टाइम पे मतलब इस तरह से शो हो रही होगी, यहाँ पे 8 जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, एक बिल्कुल हाईएस्ट पीक आ रही है हमारे पास लेमडा के केस में, ठीक है। तो ये एवरेज को शो कर रही है, मीन वैल्यू को शो कर रही है कि इसमें एट जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक मीन वैल्यू है। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं कि लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन पीक्स, और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि लैम्डा अगर वैल्यूज की 1 है या 5 है या 8 है, सो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है
तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हमें डिफरेंस फील हो रहा। ठीक, जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं इट्स प्रोबेबली गोइंग टू लाइक दिस, लाइक प्रॉपर कर्व शेप, राइट। और इसमें जैसे अब 8 ग्रीन की बात करें, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है वहाँ पे हाईएस्ट पीक बन रही है इनकी। ठीक है, लैम्डा वैल्यू अगर ऑरेंज वाले केस में 5 है तो यहाँ पे ही पीक है, 1 है तो यहाँ पे पीक है, और बाद में वो फ्लैट हो रही है। सो इस तरह से लैम्डा जो है वो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को डिटरमिन भी कर रहा होता है, यानी उस पर उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है लैम्डा वैल्यू का, कि जहाँ पे वैल्यू है वहीं पे वो बेसिकली उसकी मैक्सिमम हाइट शो हो रही है। सो ऑल ऑफ देम आर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस, लेकिन लैम्डा की वैल्यू की बेस पे इनकी शेप में स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। तो मुझे इसको देख के कैसे पता चल रहा है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली? जी, कौन रिवाइज करेगा? अभी जो हमने पढ़ा है इसकी समझ आई है ना? लाइक इजी तो है बट बाज़ का ज़्यादा इजी चीज़ हो तो भी बोरिंग लगती है। सो आई होप कि वो समझ आ रही है, राइट। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन डिफाइन करेगा? जी, एनीवन? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम बेसिकली यही देख रहे हैं ना कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर रहे हैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट्स को इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ही है। ठीक। और जो लैम्डा है फिर वो क्या है? Average. यस, लैम्डा की जो वैल्यू है वो बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स हैं पर टाइम पीरियड। ठीक। उसमें जो है वो जो है एवरेज नंबर, जो लाइक एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स, ये बाहर से काफ़ी शोर आ रहा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं लेमडा में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, लाइक जो मीन है, मीन वैल्यू है वो बताई जा रही है। और जो हमारे पास उसमें लाइक वो एक जनरल जनरल बात हो रही है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसी सिचुएशन में तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन है। ओके। सो प्रोबेबिलिटी की, अब अगर मुझे सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे इस केस में उसने अडॉप्शन पर वीक, लाइक उसने मीन वैल्यू बताई हुई है, यानी हमारे पास अगर ये वैल्यू है जो उसने बताई हुई है 8 है, सो बेसिकली ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? लैम्डा 8। को। यस, ये लैम्डा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। ठीक है, और वो हमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 अडॉप्शंस हों एक वीक के अंदर, और एक वीक के अंदर जो 8 अडॉप्शंस हैं, ठीक है, वो उसने बताई हुई है मीन अडॉप्शंस, एवरेज नंबर, तो ये लैम्डा है। अब अगेन वैसे ही यहाँ पर डॉट स्टार से मैंने पॉइसन को इंपोर्ट किया, और क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग पीएमएफ का फंक्शन ही यूज़ कर रहे होते हैं, पीएमएफ। तो 5 और 8, लाइक जो फाइंड आउट करना था और जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो इनको जब मैंने बीच में डाला लाइक पीएमएफ के थ्रू, मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली और इट इज़ 0.091। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 अडॉप्शंस होंगी, यानी 5 अडॉप्शंस पर वीक होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.09 यानी 9% बनती है। वी गेट द परसेंटेज ऑफ इट। ओके, इसी तरह से अगर मैं ये कहती हूँ कि जो अगेन लैम्डा की वैल्यू 8 ही है,
लेकिन अब मैं लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लेस देन और इक्वल टू के साइन से प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ, ठीक है, लेस देन के लिए फिर हमने देखा था कि हम सी डी एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए सी डी एफ का फंक्शन यूज़ हो रहा होता है। तो सी डी एफ पॉइसन और सी डी एफ में अगेन गिवन और जो मतलब जो फाइंडर के नियर जो गिवन वैल्यू है उसको लिखा, और बाय डिफॉल्ट ये लेस देन वाली को ही बताएगा कि लेस देन 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है, विच इज़ 0.19, राइट। प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास लेस देन 5 अडॉप्शन हो एक वीक में। इसी तरह से अगर मुझे ग्रेटर देन निकालना है तो देन इट्स इजी ना, इट्स अंडरस्टूड कि लाइक हमारी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वन वन में से माइनस कर दूंगी, तो पॉइसन वन माइनस और जो लेस के लिए पॉइसन और सी डी एफ था वो यस यूज़ किया, तो ये मुझे बता रहा है कि 5 से ज़्यादा अडॉप्शंस पर वीक होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये 0.80 ये ऑलमोस्ट 81 बनेगी परसेंटेज चांस, 81% चांसेस है कि जो एक वीक में मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 5 से ज़्यादा हो। इस तरह से अडॉप्शन पर वीक इन, अगर लेटर ऑन मैं इसमें से वैल्यू बढ़ा रही हूँ, लाइक जस्ट उसने एक जस्ट रफ सा स्केच बनाया है। अब यहाँ पे लेमडा पहले 8 था, अब उसने लेमडा की वैल्यू बेसिकली चेंज किया, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू चेंज करने से सेम उसी जो वैल्यू थी जिसके हम फाइंड आउट करते कि ग्रेटर देन 5 इन अ वीक, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है लैम्डा की वैल्यू बढ़ने से, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ अडॉप्शन पर वीक बढ़ा है, ठीक है। यानी लैम्डा की वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो रही है फिर। ओके, सो जब मुझे सैंपल बनाना हो या मुझे सिमुलेशन करनी है बेसिकली कि मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही से मिलता जुलता सैंपल, लाइक उसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता सैंपल बनाऊं, तो अगेन वी नो कि हम आरवीएस का ही यूज़ करते हैं फंक्शन, ठीक है ना। तो आरवीएस, अब इसमें पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ तो पॉइसन डॉट आरवीएस। ओके, सो एट एट किसको रिप्रेजेंट करेगा? लैम्डा को। यस, बिकॉज इसमें डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास लैम्डा ही है। और दूसरा अगेन एज यूजुअल हम साइज का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और साइज में नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कितनी दफ़ा वो वैल्यू आएगी हमारे पास वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगेन सीएलटी अप्लाई करनी है, ठीक है। इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है क्या था, कोई इसको रिवाइज करवाएगा? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिफाइन करवा दें, कौन करेगा? इनकी रिवाइज हो रही कि क्या पढ़ा था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या था? मैम इसमें ये तो बेसिकली अगर हम अपने नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ सैंपल को इंक्रीज करते हैं तो वो नियरेस्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यस, सो बेसिकली हमने प्लॉट क्या किए हुए हैं, हमने सैंपल के मीन्स को प्लॉट किया हुआ है, राइट। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ यानी सैंपल के मीन्स को मैं इसमें प्लॉट करूँगी, और नंबर ऑफ सैंपल्स को मैं बढ़ा दूंगी तो बेल शेप कर्व भी देंगे इसका, राइट। ठीक है, तो ये से मैं कहती हूँ कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, तो पॉइसन पे भी ये अप्लाई होता है। डेफिनेटली हर डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होता है कि हमने सैंपल का साइज बढ़ाया तो वो बेल शेप कर्व बने। ओके, सो अब इसकी प्रैक्टिस देख लें थोड़ी सी। इसी को ही इन्हीं फंक्शंस को अप्लाई करना, तो आप लोग बताते रहिएगा कि हमने भी जो देखे हैं उनकी बेसिस पे इसका यूज़ केस क्या है, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पे एक ये चीज़ रखी हुई है कि वो यामी डील्स का डाटा है, तो वो सॉफ्ट जो सेल्स का सॉफ्टवेयर है उस पर उन्होंने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो लीड
जो है अब वो देख रहा है कि जैसे जो आमिर है उसकी जो फोर ऑन एवरेज लाइक एवरेज मीन जो वैल्यू है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में बता रहा है, यानी एक दिन में उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 4 डेज है। ठीक। तो फोर लीड्स ईच डे वो दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई मीन वैल्यू, राइट। जी मैम। नहीं मतलब कि ये एवरेज उसने अगर मुझे बताया है एवरेज ऑन एवरेज आमिर रिस्पॉन्स टू 4 लीड्स ईच डे, तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है? मैम मीन ही मीन में एवरेज लेते हैं मैम वैल्यूज को। तो मैं ऐसे कहूंगी कि ये मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट कर दूंगी कि ये मुझे इसने एवरेज दिया। जी मैम। अ, मैम महानूर ने अभी डिस्कनेक्ट हो गई है। मैम अजय सर स्नैन आप हैं, तो आप बताएं। Next बारी। लेकिन देखें उस मीन वैल्यू के साथ, मतलब जो मीन है उसके साथ उसने टाइम पीरियड भी तो शो किया है। उसने ये भी तो बताया ना कि फिक्स इंटरवल क्या है, ईच डे या ईच वीक या ईच मंथ। वो पीरियड भी तो बता रहा है साथ। तो ये लैम्डा नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली लंबा है, क्योंकि मीन वैल्यू के साथ वो एक पीरियड फिक्स पीरियड भी बता रहा है। और ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए फिर ये बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लैम्डा ही है, अगर आप मीन और टाइम पीरियड दोनों की इकट्ठी बात कर रहे हैं तो फिर ये लैम्डा की वैल्यू है 4, राइट। ओके। तो पूछने का मकसद भी ये था कि ताकि ये री हो जाए कि डेफिनेटली आप लोगों को समझ आ गई है, लेकिन यहाँ पे अब जब हम करेंगे तो डेफिनेटली वो एक चीज़ रिपीट होने से याद रह जाएगी। ओके, सो अब हमने अगेन प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफरेंट नंबर ऑफ लीड्स की। ठीक है, जैसे अब उसने यहाँ पे बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 5 लीड्स इन अ डे हो। ओके, सो ऑन एवरेज फोर लीड्स इन अ डे है, जो कि लैम्डा है, और हमने फाइंड आउट कर लिया प्रोबेबिलिटी के 5 लीड्स इन अ डे हो। ठीक। सो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगेन इंपोर्ट करवा देना पॉइसन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रिस्पॉन्सेज। मैम जी। पॉइसन डॉट पीएम है। ओके, पीएमएफ। ऑलराइट। और हम 5 जो उसकी रिस्पॉन्स है हाँ जी। और उसका लैम्डा तो। ओके दैट्स गुड। ठीक है, चले। ये तो बिल्कुल आप लोगों को चीज़ें याद हो गई होगी हैं। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट अगेन देखते हैं कि ओके, सो अब उसने लेमडा की वैल्यू चेंज की है यहाँ पे, रिस्पॉन्स टू एन एवरेज ऑफ 5.5 लीड्स पर डे। तो अब बताएं कि किस तरह से लिखूंगी मैं? सेम ही 5 और 5.5 आ जाएगा। यस, पॉइसन डॉट पीएमएफ। बस 5.5 पहले आएगा कि 5? पहले 5 आएगा फिर 4.5। ठीक हो गया। तो हमारे पास कोई 16% वैल्यू आती है विद विद द नहीं 1 सेकेंड, ये ओके। सो लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होने से हमने देखा कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 0.17 हो गई है 0.15 से। ओके, तो अब फ्यूअर देन 2 के क्या रिस्पॉन्सेज आने की प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन में 2 से कम रिस्पॉन्सेज होंगे, 2 से कम नीड्स होंगी। हम सीडीएफ कॉल करेंगे।
सो अब हम लिखेंगे पॉइसन डॉट सीडीएफ। इसमें अगेन मैं पहले बताऊंगी कि गिवन वैल्यू क्या थी 2, और जो मेरा जो लाइक लेमडा की वैल्यू है दैट वाज इनिशियली 4, तो वही ले लेते हैं। ओके, और इसी तरह से अगर ग्रेटर देन 10 है तो उसके लिए 1 माइनस करें। जी एग्जैक्टली, दैट्स गुड। तो 10 4 है, और इसको माइनस कर देना 1 से। ठीक है, ये इजी था। ओके, सो ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिसमें हमने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। इसी तरह से मैं सिमुलेट भी करवा सकती हूँ। सिमुलेट करवाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, सिंपल उसका RVS फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, और मैं साइज बता दूंगी, और उसको लैम्डा की वैल्यू दे दूंगी। ठीक, ओके। सो इसके अलावा और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास, जैसे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जैसे हम पॉइसन इवेंट्स की बात कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ फिक्स टाइम है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है पॉइसन इवेंट्स में, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम बता रहा है हमें। यानी कि पहले मैं सिर्फ ये देख रही थी कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स एक वीक में अडॉप्ट हो रहे हैं। अब मैं ये बता रही हूँ कि मतलब एक वीक मैंने फिक्स किया हुआ था टाइम को, और नंबर ऑफ एलिमेंट एनिमल्स जो अडॉप्ट हो रहे हैं वो वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम बिटवीन पॉइसन इवेंट्स के टाइम की प्रोबेबिलिटी अब बतानी कि कितना टाइम लग सकता है। यानी अब मैं नंबर ऑफ एनिमल्स को फिक्स कर दूँ कि 5 एनिमल्स को अडॉप्ट होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 डे बिटवीन अडॉप्शन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अडॉप्शंस के दरमियान में ये 2 अडॉप्शंस हो रही हैं, ठीक है, एनिमल्स की। तो उनमें 2 अडॉप्शंस में लाइक वो ग्रेटर देन 1 डे लग सकता है, वन एक दिन से ज़्यादा लग सकता है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 10 मिनट्स। अब वो टाइम यहाँ पे वेरी करता जा रहा है 2 इवेंट्स के दरमियान में, ठीक है। यानी 2 अडॉप्शंस हैं, वो टोटल अडॉप्शंस नहीं बता रहा। जैसे मैं पहले थी, अगर मैं बता रही हूँ ना कि 5 अडॉप्शंस, वो भी दैट विल बी आल्सो अ रॉन्ग एग्जांपल इन अ सेंस कि वो बिटवीन पॉइसन इवेंट्स की बात कर रहा है। यानी 2 अडॉप्शंस के दरमियान का, या 2 रेस्टोरेंट अराइवल्स के दरमियान का टाइम जो है उसको निकालना। ओवरऑल टोटल को नहीं मतलब कोई काउंट लेके नहीं बताना। सर, जो 2 पॉइसन इवेंट्स के दरमियान की टाइम की प्रोबेबिलिटी बता रही थी, वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। गेट द आइडिया? ओके, सो इसको रिपीट कर दूं? नो मैम, ओके। ऑलराइट, कर दें, और अगेन जी, रिपीट कर दें। ओके ओके, सही सही, ठीक है। तो पॉइसन इवेंट्स देखे ना, लाइक पहले पॉइसन इवेंट्स के बारे में मैं ये कह रही थी कि मेरे पास नंबर ऑफ एनिमल्स, लाइक अगर 5 एनिमल्स हैं तो एक वीक में अडॉप्ट हो रहे हैं, ठीक है। इट वाज लाइक कि मैं मीन ऑन एवरेज बता रही हूँ पॉइसन इवेंट में, ठीक है, वो पॉइसन इवेंट हो गया। लेकिन अब मुझे ये वहाँ पे पर वीक, मैं जैसे वहाँ पे एग्जांपल्स दे रही थी तो मैं पर वीक वो सारी फिक्स कर रही थी। जो टाइम की जो ड्यूरेशन है ना, टाइम का जो पीरियड है, वो उसमें फिक्स था कि अडॉप्शंस पर वीक है, या अराइवल जो है रेस्टोरेंट में जो गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो पर आवर कितने आ रहे हैं, ठीक है, हर घंटे घंटे बाद मैं देख रही थी। और उसमें नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स जो है, नंबर ऑफ पीपल जो अराइव हो रहे हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, आ रहे हैं, तो वो वेरिएबल था, वो कितना जितना मर्जी मैं तो वेरी कर सकता था, ठीक है। तो ये वेरिंग था, और मैं इसमें जो टाइम पीरियड ले रही थी वो कांस्टेंट था, वो कंसिस्टेंट था। इसलिए हमने कहा भी था कि इसमें यूनिट फिर मैटर नहीं करता, बिकॉज वो कंसिस्टेंट ही है थ्रू आउट, ठीक है। ये था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें टाइम पीरियड फिक्स था, पर वीक, पर आवर, पर ईयर, ठीक है। मैं फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जो नंबर ऑफ इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं उनको एज अ वेरिएबल देख रही थी, ठीक। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है कि दो पॉइसन इवेंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम को बताना है, यानी कि अब टाइम जो है, टाइम पीरियड वो फिक्स नहीं है कि वो पर वीक या पर मंथ नहीं कह रहा, ठीक है, बल्कि वो पूछ रहा है कि दो इवेंट्स जो हुए हैं, ठीक है, यानी दो मतलब पहले एक अडोप्ट किया एनिमल, फिर दोबारा एनिमल अडोप्ट किया, तो इन दोनों अडोप्शंस के दरमियान में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दिन से ज़्यादा टाइम लेंगे या एक दिन से कम टाइम लेंगे। अब वो प्रोबेबिलिटी मैं इस चीज़ की निकाल रही हूँ कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। इसमें तो अगेन इसको भी मैंने देखा कि ये असल में एक ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक ये कंटिन्यूस है और इसमें ये रिप्रेजेंट कर, ये जो है ना ये टाइम को यानी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो ये इसलिए कंटिन्यूस में आएगी, जो पॉइसन था उसमें हमने देखा था क्योंकि वो नंबर ऑफ इवेंट्स को बता रहा था तो वो डिस्क्रीट शो हो रहे थे, ठीक है, इन डिस्क्रीट फॉर्म, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब मैं जो वैल्यू ले रही हूँ जिसकी मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टाइम, और टाइम जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है, उसमें पॉइंट्स और वैल्यूज आएंगी हमारे पास, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि वो एक, सॉरी कहाँ पे निकल गया, ओके, सो ये एक जो है ना इसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से एक डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें अब टाइम को की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, उसी को प्लॉट कर रहे होंगे। गॉट इट। जी मैम। ऑलराइट, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट है, अब उसने यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी हुई है कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट की। ओके, सो वही बता रहा है कि ऑन एवरेज वन कस्टमर सर्विस टिकट इज क्रिएटेड एवरी 2 मिनट्स, each मिनट, राइट, मतलब कि जो कस्टमर सर्विस टिकट है अगर वो ऑन एवरेज लाइक वन कस्टमर जो है, एक कस्टमर है वो हर 2 मिनटों बाद जो है वो आके, यानी वो इसमें पीरियड फिक्स किया है, ठीक है, पीरियड एवरी 2 मिनट एक कस्टमर ऑन एवरेज आता है, ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास लेमडा। अब वो कह रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू 0.5 कस्टमर सर्विस टिकट्स क्रिएटेड ईच मिनट, तो अगर 0.25 कस्टमर्स, उसने देखा कि उसको प्लॉट करके चेक किया हुआ जस्ट सिंपली कि कितना उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट, यानी दो जो इवेंट्स हो रहे हैं रिक्वेस्ट के उनके दरमियान में कितना टाइम लग सकता है प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इस तरह से इसने बेसिकली ड्रॉ किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट इसकी आगे प्रॉपर्टीज है लेमडा इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, कि किस तरह से क्या अभी देखें तो 0.5 अगर लेमडा की वैल्यू है तो यहाँ पे 0.5, 1 है तो 1 में भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 1.5 है तो फिर भी यहीं से हाईएस्ट पीक आ रही है और वो कंटिन्यूसली बाय टाइम जो है वो पैरेलल हो रही है, यानी इसमें जो है लेमडा का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि जब मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ तो जैसे मैं पहले देख रही थी कि अगर 8 वैल्यू लेमडा की आ रही है तो वो इंटायरली बिल्कुल हाइट उसकी चेंज थी, 5 वाले की चेंज थी, वो वहाँ जहाँ जहाँ पे लेमडा की वैल्यू थी उधर पीक आ रही थी और बाकी सब पे फ्लैट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे कोई हाइट नहीं बढ़ी, वो स्टार्टिंग में बढ़ के बाय टाइम पैरेलल हो रही है, ठीक। सो इस पे लेमडा का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हमें निकालनी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे उसने इन टर्म्स ऑफ रेट, लेमडा को उसने कहा कि अगर 0.5 रिक्वेस्ट पर मिनट ये लेमडा की वैल्यू उसने दी है, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ टाइम बिटवीन इवेंट्स तो वो क्या हो जाएगा कि 1 रिक्वेस्ट पर 2 मिनट, लाइक उसने जस्ट उसको एक पॉइसन की जो चीज़ थी उसको एक्सपोनेंशियल में एक तरह से ट्रांसलेट करके बताया कि मतलब दो इवेंट्स के दरमियान में जो टाइम है उसको मैं निकालना चाह रही हूँ एक्सपोनेंशियल के केस में, ठीक।
तो एनी हाउ मैंने यहीं तक प्रिपेयर किया हुआ था थोड़ा बहुत। जो मैंने किया था मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इससे ज़्यादा के देखने का, तो रिवाइज नहीं किया हुआ मैंने। दो मैंने किया हुआ है सारा एक दफ़ा पहले। तो इस तरह से यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और डिस्कस करना है या कुछ और देख लेते हैं फिर। फिलहाल मेरे एंड पे यहाँ जितना ही है। बाकी इसके अलावा हम लोगों ने इन्फ्लुएंशियल स्टार्स को थोड़ा सा टाइम देना, लाइक इसके बाद जो कोशिश करूंगी कि एक दो लेक्चर्स प्रिपेयर करके उसी में ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह की बातें सारी क्लियर हो जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी। टी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद एक आधी और लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करने के डिटेल में। लेटर ऑन हमारे पास कोरिलेशन, एक जो टर्मिनोलॉजी है, तो ये बिगनर जो फंडामेंटल स्टार्स है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी सी। लेटर ऑन इसमें तो जो डाटा कैंप है ना उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि इसका एक पूरा स्किल ट्रैक है, यानी जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्टार्स का ये वाला कोर्स था जो हम कर रहे थे। इसके अलावा भी इसमें अगर हम स्किल ट्रैक को लेके चलें तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं उसको स्किप करके इन्फ्लुएंशियल स्टार्स पे मूव करूं, और उसमें हाँ प्रोसेस टेस्टिंग और वो सारी हम थोड़ी सी डिटेल में देख लेंगे, और फिर नेट्रॉन प्रोजेक्ट्स। ओके, सो एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को अभी डिस्प्ले करवा सकती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली किया है, तो वो भी ईटीएस से रेलिवेंट है। तो वो हम उतनी देर में कर लेते हैं। व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? मैडम कंट्री वाला, कंट्री कौन सा? वो जो मतलब थर्ड चैप्टर है उसमें प्रोजेक्ट है शायद। नहीं नहीं, वो भी अ, नहीं, वो मुझे अब याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अभी मैंने कल ही थोड़ा सा इसको देखा था, तो ये वाला मेरे माइंड में है, तो यही वाला कर लेते हैं in order to utilize the time in a best way। तो बस इसके में ओके, सो आप लोगों ने इस पे प्रोजेक्ट्स किए हैं? अब मैंने कल इसका देखा था, इसी पे ही करके चेक किया प्रोजेक्ट को, और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि इसमें साथ आपको एआई हेल्प मिल रही होती है, ठीक है। तो जहाँ पे कोड गलत होता है आपका, वहाँ पे एग्जैक्ट वो एआई आपको चेक करके बता देता है कि यहाँ पे गलती है आपकी, और वो एक्सप्लेन भी करता है कि भाई आपने इसको मतलब क्यों किस तरह से गलत लिखा है, सही क्यों करना था, कैसे सही होगा ये। सो दैट्स वेरी वेल। एनी हाउ, ये हमारे पास एक डाटा है स्कूल जो हमारे पास स्कूल का डाटा है, न्यूयॉर्क के स्कूल हैं पब्लिक, ठीक है। उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि जो इनका जैसे हम जीआरई वगैरह ग्रेजुएट कर देते हैं, तो एक हाई स्कूल का इनका टेस्ट सैट भी है, ठीक है। सैट में भी वो इनका रीडिंग, मैथ और राइटिंग के मॉड्यूल हैं, ईच ऑफ 800 पॉइंट्स। तो सैट का जो टेस्ट है ना उसके उन्होंने पब्लिक स्कूल्स जो न्यूयॉर्क के थे जितने, उसका डाटा सेट लिया हुआ है ये, ठीक। तो अगर मैं इसको रीड करवाया हूँ डाटा सेट को, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही है कि हमने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। बिकॉज ये बिगनर लेवल का था तो इसमें ज़्यादा लाइब्रेरीज इतनी नहीं है फिलहाल के लिए, पांडास ही है, ठीक है। तो उसने स्कूल और सीएसपी को इंपोर्ट किया, हेड करके देखा, तो इसमें बेसिकली कितने कॉलम्स हैं हमारे पास। एक स्कूल नेम का कॉलम है, ठीक है, एक बोर्डो का कॉलम है जिसमें उसने न्यूयॉर्क के अंदर जो डिवीजन है, लाइक मैनहट्टन स्टेट है या मजीद जितनी भी स्टेट्स हैं कुछ चार पांच, वो लिखी हुई है। इसके अलावा जो बिल्डिंग के उनके स्कूल बिल्डिंग के कोर्स हैं, एवरेज कम यानी आउट ऑफ 800, जो एवरेज मैथ का स्कोर इनका चल रहा है आउट ऑफ 800, टोटल 800 है, तो उसमें एवरेज जो इनका 657, मतलब स्कूल वाइज उन्होंने सब स्कूल्स का बताया हुआ, ठीक है। स्कूल्स का बेसिकली डाटा है कि स्कूल में कितनी परफॉर्मेंस चल रही है उनकी सैट की, उनके स्टूडेंट्स की ना। तो एवरेज मैथ का, एवरेज रीडिंग और एवरेज राइटिंग के जो स्कोर्स हैं आउट ऑफ 800, वो इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। और फिर परसेंट टेस्टेड, ठीक, कितने परसेंट जो है वो
लोगों ने वो टेस्ट दिया होगा, ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है। और जब मैंने इसको डिस्क्राइब किया तो ऑफ कोर्स हमारे पास, क्योंकि कैटेगोरिकल वैल्यूज जो हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स, ये पहले तीन कैटेगोरिकल हैं, तो वो स्टार्स में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बाकी वाले जो ये चार थे हमारे पास, इसकी उसने मुझे स्टैटिस्टिक्स दे दी। काउंट कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मीन कितना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन एवरेज, यानी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी जा रही है। सो इससे थोड़ी बहुत इंसाइट्स मिली, ठीक है मुझे। फिर उसके बाद मैंने इस पे नल वैल्यूज चेक करनी है, आल्दो इट वाज लाइक कि ये जो प्रोजेक्ट में दिए रिलेटिवली क्लीनर डाटाज हैं, तो वाकई में इसमें किसी में भी सारी कोई नल वैल्यू नहीं थी। सिर्फ एक परसेंट टेस्टेड के में पर कुछ वैल्यूज नल हैं, ठीक है, 20। ओके। सो फिर उसके बाद मैंने वो जो क्वेश्चंस उन्होंने खुद दिए हुए थे प्रोजेक्ट में, सो उनको सॉल्व करना था। अब इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से न्यूयॉर्क के जो स्कूल्स हैं उनके उन्होंने बेस्ट मैथ का रिजल्ट शो किया। अब मुझे ये देखना है। तो जो बेस्ट मैथ का रिजल्ट है उन्होंने हमें ये कहा हुआ था कि 80% से अबव या नहीं हो, ठीक है, तो मतलब बेस्ट वो उसको कंसिडर कर रहा है जो 80% से अबव है, ठीक है। तो उस मैंने इसमें क्या किया कि मैक्सिमम जो पॉसिबल मैथ का वेरिएबल है, यानी जो जितना मैक्सिमम पॉसिबल था वो 800 है। तो बेस्ट मैथ के यानी 800 से 80% के हिसाब से जो वैल्यू आई है 640। तो मुझे पता चल गया कि जो बेस्ट स्कोर वो कंसिडर कर रहा है ना 80% के हिसाब से, तो वो कितना बनता है, 640 बनता है, जिसको वो कह रहा है कि बेस्ट स्कोर है। अब बेस्ट स्कोर इतना जितने स्कूल्स ने लिया हुआ है, तो उसको वो कंसिडर करेगा कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इन स्कूल्स का मैथ का रिजल्ट अच्छा है। 640। ये क्लियर हुआ ना, या इसको रिपीट करूँ? मैम क्लियर है। हम्म। तो बेसिकली उसने मुझे बेंचमार्क 80% का दिया था कि 80% मैथ के रिजल्ट आया हुआ है जिस स्कूल का, इसका मतलब ये है कि उसका मैथ का रिजल्ट अच्छा है। अब 80% में वैल्यूज तो गिवन नहीं है मुझे, तो वैल्यूज नंबर में गिवन है। तो ज़रा मैंने उस हिसाब से उसको 800 में से उसका 80% निकाला कि 80% बनता कितना है, तो 640 बनता है, ठीक है। तो यानी 640 जो नंबर मुझे वो गिवन है नंबर सारे, तो मैं उसमें अब मुझे अब क्या करना है, अब मुझे एक फिल्टर सब सेटिंग टाइप करनी है कि गुड मैथ किसको वो कंसिडर कर रहा है, ठीक है। गुड मैथ वो स्कूल्स हैं, ठीक है, मतलब स्कूल्स में, स्कूल के डाटा सेट में से मैंने स्कूल के एवरेज मैथ का जो कॉलम है, ठीक है, उसमें से सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 640 हैं, ठीक। और उनको सॉर्ट वैल्यूज, मतलब इट वाज अ कंडीशन कि मुझे उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है, ठीक है। तो और मुझे वैल्यूज को सॉर्ट किस हिसाब से करना है, ठीक है, मुझे एवरेज मैथ से सॉर्ट करना है। तो मैंने बाय का फंक्शन यूज करके बाय इज इक्वल टू कि किस हिसाब से इस कॉलम में, इस डाटा फ्रेम के अंदर इतने सारे कॉलम्स हैं, किसके हिसाब से मुझे सॉर्ट करना है। और असेंडिंग को मैंने फॉल्स कह दिया, ठीक है, ताकि डिसेंडिंग में मुझे वैल्यूज मिले, ठीक है, हाईएस्ट से लो। सो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 754, फिर उसके बाद 714 है। और 754 जो हाईएस्ट वैल्यू आई है हमारे पास कोई स्टुअर्स विसेंट हाई स्कूल है मैनहट्टन का, ठीक है, उसमें 754 वैल्यू आई है हमारे पास एवरेज मैथ की। लेटर ऑन इट वाज गोइंग लाइक 683। तो ये फर्स्ट 5 स्कूल्स निकल आए हमारे पास जिनमें 640 से ज़्यादा यानी 80% से ज़्यादा, और ये ज़्यादा होगी, मैंने जस्ट हेड करके निकाली है तो इसलिए ये इतना शो कर रहा है। अब 5 शो कर रहा है जस्ट। ओके। अब एक नए डाटा फ्रेम में, मैथ स्कूल्स के डाटा फ्रेम में, मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स उसने कहा हुआ था कि लेने हैं, ठीक है, एक अलग से डाटा फ्रेम ही बना लेना, ठीक है। तो उस डाटा फ्रेम के अंदर जो मेरे पास ये डाटा सेट, मैंने एक डाटा फ्रेम न्यू बनाया था, इसमें वैल्यू स्टोर करवाई थी 640 के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो उसमें से सिर्फ फिर मैं 2 कॉलम्स लूंगी, स्कूल नेम और एवरेज मैथ, और उनकी वही सॉर्टिंग करवाई हुई है, ठीक है, और सेंडिंग फॉल्स। तो अगेन वही चीज़ कि मुझे स्कूल नेम और सिर्फ एवरेज मैथ ही मिला, यानी मैंने एक्सक्लूड करवानी है बाकी सारी, सिर्फ 2 कॉलम्स को मैं लेकर आई हूँ। तो ये एक नया डाटा फ्रेम में मैंने ये वैल्यू स्टोर करवा ली है सारी। ओके, सो यहाँ पे भी चेक करें तो अगेन बिकॉज इंडेक्सिंग जो जो थी ना उसकी रोज की, वो एज इट इज ही रह रही है, ठीक है। उसने जस्ट अरेंज किया उसको सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है।
तो इसलिए एवरेज मैथ मैथ के स्कोर्स के मुताबिक डिसेंडिंग में तो रेंज करी है, लेकिन रो का जो इंडेक्स है जो उसकी रैंडमली के लिए उसको लोकेट करने के लिए यूज हो रहा है वो सेम है। तो हम इसका रीसेट इंडेक्स करेंगे तो ये वैल्यू फिर 0 1 2 3 और ऑनवर्ड इसी तरह से शो हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई रीसेट इंडेक्स इज नेसेसरी, राइट। अब एक और क्वेश्चन है कि मुझे टॉप 10 परफॉर्मिंग स्कूल्स बताने हैं जो ओवरऑल कंबाइंड सेट का स्कोर है। पहले मैं सिर्फ मैथ के स्कोर की बेसिस पे रैंकिंग कर रही थी, अब मुझे कंबाइंड सेट स्कोर के बेसिस पे रैंकिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगी अगर मुझे कंबाइंड स्कोर लेना है, क्योंकि जबकि मेरे पास जो स्कूल्स में डाटा है वो कुछ इस तरह से है ना, ये डाटा। तो अगर मुझे कंबाइंड सेट स्कोर की नंबर की बेसिस पे इसको लाइक बताना है कि टॉप 10 कौन से थे जिनके सेट का स्कोर सबसे हाईएस्ट आया है, तो क्या मैं कर सकती हूँ इसमें? एनी आइडिया? क्या बताना है? ओके, मैंने पूछा कि अगर मुझे टोटल सेट के स्कोर जो इनके हैं उनकी बेस पे इनका इनको रैंक करना हो स्कूल को, कि ओवरऑल सेट का स्कोर किसमें सबसे अच्छा है, टॉप 10 वो बताऊँ मैं। मैम पहले जो हमारे पास नंबर, हमारे पास जो वैल्यूज हैं जैसे एवरेज मैथ होगी, रीडिंग, इनका पहले हम सम करेंगे तो उसको टोटल स्टैट हमारे पास आ जाएंगे, फिर उस हिसाब से हम इन्हें सॉर्ट कर देंगे। यस दैट्स गुड, क्योंकि हमें ईच मॉड्यूल का दिया हुआ है एवरेज। तो अगर मैं इनको सम कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये तीनों कॉलम्स की जो सम करके वैल्यू होगी, एक नया कॉलम बनाते हैं सेट के जिसमें इन सब की इकट्ठी टोटल नंबर लिखे होंगे, ठीक है, इन सबको सम करके तो स्कूल के टोटल सेट का एवरेज स्कोर आ जाएगा। और फिर लेटर ऑन हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, इनफैक्ट ये एक गाइडेड सा था, ठीक। तो इसमें उसने कहा है कि टोटल मुझे निकालनी है, तो मैंने वही किया कि स्कूल का एवरेज मैथ का, स्कूल का एवरेज रीडिंग का या स्कूल का एवरेज राइटिंग के जो कॉलम्स थे उनको ऐड किया। तो उन्होंने उसने रिस्पेक्टिव उन सबकी जो वैल्यूज थी उनको ऐड करवा के एक न्यू कॉलम में स्टोर कर दिया। मैंने एक न्यू कॉलम साथ उसके डाटा फ्रेम में एक नए कॉलम का नाम दिया हुआ है, तो एक नया कॉलम बन जाएगा एक्चुअली हमारे उसमें, ठीक, डाटा फ्रेम के अंदर टोटल सेट के नाम से। मैम इसे डॉट सम के फंक्शन से कर सकते हैं। नहीं, डॉट सम के फंक्शन में तो वो उसी कॉलम की सारी इकट्ठी वैल्यूज का टोटल दे देगा ना। मैम उसके अंदर हम अपना डाटा सेट है उस पर फिर कॉलम्स ये चारों पास करवा देता हूँ। शायद वो होता हो, अब वो भी ट्राई करके अगर देख लें, को रन आउट करती हूँ सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे कह रहे हैं, देखते हैं उसको भी करके। तो यू आर सेइंग कि मैं फर्ज करें कि यहाँ पे कोई स्कूल के नाम, स्कूल में एक डाटा फ्रेम वैसे ही बना लेती हूँ, सेट सेट का एक कॉलम वैसे ही बना लेती हूँ, ठीक। तो अब बताएं मुझे डॉट सम कौन से कैसे फंक्शन यूज होगा वो? जी डॉट सम, तो सम के अंदर हम अपना जो कॉलम्स के लिए वन पास करेंगे एक्सिस, ओके, एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। और फिर हम एक इसके अंदर अपना ये चारों जो टेबल पास करने के लिए एवरेज मैथ और एवरेज रीडिंग, तो उसके लिए हम ये एरे यूज करेंगे। जो कि इसके अंदर ही होगी ब्रैकेट में। जी मैम। वेल मुझे नहीं लगता है कि वर्क करेगा, बिकॉज बट इट कैन वर्क, मुझे इसका आइडिया नहीं, मैंने कभी किया नहीं था।
शायद किया भी हो, याद नहीं है। ओके, ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बोलेंगे फिर, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही लिस्ट में लिस्ट ऑफ लिस्ट बना के पास करते हैं। वन ओके, फिलहाल डायमेंशनली लिस्ट नहीं ऑफ आएगी। लिस्ट। हाँ चले, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी अगर लें मैं, तो वैसे तो एक से ज़्यादा वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो वो फिर उतनी ब्रैकेट्स भी आती हैं, लेकिन चलें लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाओ। तो ये इनवैलिड सिंटैक्स है, इसको थोड़ा सा शायद ट्वीक करने की ज़रूरत है इस कोड को। ओह यस, ये क्या है यहाँ पे? पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज द कीवर्ड आर्गुमेंट। एक्चुअली ये वर्क इस तरह से नहीं करेगा मुझे लगता है, बिकॉज ये कॉलम वाइज उन सब की वैल्यूज को एक इकट्ठा नीचे टोटल बताने लग पड़ेगा, जबकि हमने रो वाइज इनकी वैल्यूज को लेके तो एक नए कॉलम में ऐड करवाना ना, कि हर स्कूल की आगे उसकी वैल्यू शो हो रिस्पेक्टिवली। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको विजुलाइज करवाऊँ टॉप 10 स्कूल्स को, तो ये टोटल 60 का ही बेसिकली कॉलम शो हो रहा है, जिसमें उसने उसको स्कूल वाइज किया हुआ है। यानी स्कूल्स को इधर खाली में जिसमें न्यू कॉलम ऐड हुआ है, वो दिखाती हूँ। ये ऐड हुआ न्यू कॉलम टोटल 60 का, जिसमें उसने रो वाइज बेसिकली इन सब की जो वैल्यूज थी उनको सम करके यहाँ पे शो करवा दिया, हर स्कूल की रिस्पेक्टिव। और एक टोटल 60 के नाम से नया कॉलम आ रहा है यहाँ पे। सो आई डोंट थिंक सो कि ये हो सकता है, लेकिन इसको जीपीटी पे डाल के या करेक्ट करके आप भी अपने एंड पे देखिएगा कि हो सकता है इससे भी कोई पॉसिबिलिटी निकलती है डॉट सम के फंक्शन से भी, तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे, राइट। तो ये न्यूयॉर्क सिटी स्कूल्स का एक बिगनर लेवल के प्रोजेक्ट था जो मैं कल वैसे एक्सप्लोर किया था अपने एंड पे। सो इट वाज अ गुड टू हैव एन एक्सपोजर ऑफ इट। सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट है सिंगल बोरो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने जिस तरह से किया है मैं उसका बताती हूँ फिलहाल क्विकली। लाइक मैंने सिंपली उनके जो कॉलम्स थे उनको ऐड किया और एक नया कॉलम के नाम उसमें टोटल सेट के नाम से उसमें ऐड करवा के उसमें ये वैल्यू सारी स्टोर करवा दी। अब उसने क्योंकि हमें बताया था सिर्फ टोटल जो है टॉप 10 बताने हैं, तो यानी टोटल सेट का जो ये कॉलम है ना इसके हिसाब से मुझे वैल्यू को सॉर्ट करना। सॉर्ट करके मुझे सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए। ठीक है, उसने कहा था कि नया डाटा फ्रेम बना लो जिसमें सिर्फ स्कूल हो और टोटल 60 का कॉलम हो। ठीक है, तो इसमें सॉर्ट करके वैल्यूज को, ठीक, टोटल 60 के हिसाब से कि जो टॉप 10 वैल्यूज हैं वो शो हो। ठीक है, ऑन द टॉप लाइक हाईएस्ट से लो की तरफ वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे स्कूल नेम और टोटल 60 जो मुझे न्यू कॉलम्स थे, जो मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स वो वाले चूज करने हैं डाटा फ्रेम से ताकि वो ही सिर्फ इस डाटा फ्रेम के अंदर आए। ठीक है, तो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में से स्कूल्स के डाटा फ्रेम में से मैंने सिर्फ यही 2 कॉलम्स लिए, जिनमें टोटल 60 के कॉलम को मैंने असेंडिंग फॉल्स किया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, और उसके सिर्फ 10 मुझे चाहिए तो मैं डॉट हेडेड में 10 पास करवा दूंगी। तो ये मुझे सिर्फ टॉप 10 स्कूल्स का डाटा देगा विद रिस्पेक्ट टू टोटल 60 स्कोर। तो ये स्कूल्स आ गए हैं जिनमें जो ये स्टूडेंट्स हाई स्कूल जो भी ये नाम है, ठीक है, उसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। फिर ब्रॉन स्कूल है, फिर स्टेटन है। इस तरह से ये वैल्यूज जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोटल सैट स्कोर। सो दैट वाज द बेसिक केस में बिल्कुल बिगनर लेवल पे इस तरह से जो सब सेटिंग है या फिल्टरिंग है ना डाटा की वो यूज़ हो रही होती है इन द प्रोजेक्ट्स एज वेल। सिंपली अभी हमने कोई डाटा विजुअलाइजेशन अभी तक नहीं की, हमने सिर्फ सिर्फ उसमें अभी ये देखना है डाटा फ्रेम्स निकाल के कि क्या ट्रेंड है। मैडम ये प्रोजेक्ट्स गिटहब पर भी अपलोड करनी चाहिए।
हाँ जी, जी जी बिल्कुल। जो भी आप करेंगे इसे गिटहब पे अपलोड करना ज़रूरी है। उस पे आप बनाएं अपना पोर्टफोलियो, ताकि बाद में, वरना वो रह जाता है फिर वो, लाइक किसी को नहीं पता कि आप क्या करेंगे। आप मुझे रिक्वेस्ट करें या फिर आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन